दोस्तों, ये प्रदीप शर्मा जी से मैंने अपने वीडियो में आपको मिलवाया था। मेरे सब्सक्राइबर हैं और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो 2 नाइट से रुके हुए थे हमारे यहाँ। और जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कुछ बड़ी अच्छी बातें बताई हाथियों के बारे में और भालुओं के बारे में, क्योंकि जिस इलाके से ये आते हैं वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बेल्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर हाथी आते हैं। हाथी का पाया जाना इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैंने ये पॉडकास्ट बनाया। इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई और वो बातें ऑथेंटिक हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे उसके वीडियो भी दिखाए। वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इसके दौरान। तो हेलो प्रदीप जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। आपकी तो आप बताएं कहाँ से आप आए हैं, थोड़ा सा आप बताएं। आपके सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का रहने वाला हूँ और पैदाइशी मेरी छत्तीसगढ़ से ही है। तो वो जैसा कि आपने बताया कि वो बेल्ट ही पूरा हाथियों का है, और जहाँ से मैं आता हूँ वो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुतायात मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। और हाथियों का पाया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जैसा कि आपने बताया। सबसे बड़ी समस्या आती है कि हाथियों के होने से हाथियों पे क्या असर पड़ रहा है और वहाँ के जो ह्यूमन लाइफ हमारी है, जो वहाँ की बसाहट है, उनमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ। वही मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि जैसे हाथी हैं, इंसान भी हैं जी। तो जैसे आजकल सबसे बड़ी बात चल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। टाइगर, लेपर्ड, कई जगह भालू, है ना, राइनो, हाथी। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जो टाइगर के केसेस चल रहे हैं, टाइगर को जब टाइगर अटैक करता है, जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं जंगल ही है ना। नीचे आप देख रहे हो कि हमारा रिजॉर्ट है, एक घर है, सामने एक घर है, ऊपर 10-12 घर बहुत दूर है। ये पूरा ये वो इलाका है जहाँ से लेपर्ड रात को निकलता है। अभी आपने पग मार्क दिखाया बेचार नीचे ना, तो ये पूरा रास्ता ही है निकलने का। जो मैंने अपना एक केज कैंपिंग बनाया था, इसके थोड़ा आगे ही है। तो टाइगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि टाइगर जब अटैक करता है, उसके बाद झाड़ियों में चला जाता है, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। हाथियों के साथ ये केस नहीं है। हाथी को आप ड्रोन से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं वाइल्ड लाइफ में रहा हूं तो मुझे तो मालूम ही है। लेकिन क्योंकि ये मैं आपका इसमें एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि जो आप रायगढ़ में फेस कर रहे हो, कि हाथी से सबसे पहले आप बताओ कि जो आपके किसान होंगे ही वहाँ पे जी, कुछ गांव भी होंगे जी, उनको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कैसे, हाथी के वर्जन से क्या है, और उसके बाद इंसान का भी कुछ, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जी। तो पहले आप मुझे हाथी का वर्जन बताओ कि हाथी कैसे नुकसान कर रहा है इंसान को। विवेक, यह बहुत सीधी सी बात है। हाथी के वर्जन से अगर देखा जाए तो हाथी का कोई वर्जन ही नहीं, सिवाय इसके कि वो अपनी टेरिटरी में, अपने घर में, अपने आंगन में घूम रहा है, रोम कर रहा है फ्रीली। उसने हमको दिया रहने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो राज्य है वो बेसिकली कृषि प्रधान राज्य है। हमारी 80% से के आसपास की आबादी खेती पर डिपेंडेंट है। और जिस जगह पे हाथी और आदमी के बीच पे जो टकराव की स्थिति आ रही, वो तो पूर्णतः कृषि प्रधान क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे उसके अलावा कुछ है भी नहीं। तो अक्सर से ये होता है कि जंगल के बीच में या जंगल के दाएं बाएं कुछ खेत होते हैं, अच्छे खासे, पूरे के पूरा गांव खेत करता है। तो हमारे यहाँ धान की फसल मेन होती है। तो हाथी के लिए तो वो सिर्फ एक अपने जंगल से उतरे और वो मेरा डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे जाके उसने खा लिया। कुछ इसमें एक वर्जन देखा जाए हाथियों का, तो उसमें 100% कल्प्रिट हम होते हैं, क्योंकि हम उसके सामने जाते हैं। और आजकल ये जो नया ट्रेंड चला है कि हाथी को देख के सेल्फी लेने का, वीडियो बनाने का, कि मेरे गांव में, मेरे खेत से वो देखो, मेरे ट्रैक्टर के बगल से हाथी निकला। तो इस बीच में ऐसे केसेस बहुत आते हैं हमारे यहाँ। जैसे जिस बेल्ट की मैं बात बता रहा हूँ आपको, साल में एवरेज 25 से 50 लोगों को हाथी मारता ही है। अच्छा, ये पक्की खबर है। इनमें से कुछ खबर में आते हैं, कुछ लोकोक्तियों में रह जाते हैं कि वो वहाँ गया था और हाथी मिल गया। तो ऑब्वियस है, सामने वाला तो बताने के लिए रहेगा नहीं कि वो हाथी मिलके उसके साथ क्या किया। देखिए, हाथी तो अपना खाना खा आ रहा है, ठीक है ना जी। भले ही वो फसल आपने उगाई है जी अपने लिए, लेकिन हाथी को तो खाने से मतलब है जी, है ना जी, उसको जंगल में मिल रहा है। जैसे अभी हम बैठे हैं, अपने आसपास बांस बहुत है, ये उसका फेवरेट है जी, तो कुछ एक रोहिणी होता है, जो सिंदूर का, जो नेचुरल सिंदूर होता है, हमारे यहाँ 3-4 पेड़। जी। तो आगे वो जो पहाड़ आप देख रहे हो, उस गांव रोहिणी खाल नाम है उसका, क्योंकि वहाँ रोहिणी के पेड़ बहुत ज्यादा है। वो उसका फेवरेट फूड हो गया। लेकिन धान तो उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और छत्तीसगढ़ को बोलते ही है धान का कटोरा, क्योंकि मेरा भी बर्थ प्लेस छत्तीसगढ़ ही है, रायपुर। तो हाथी तो अपना काम कर रहा है, खाने आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इंसान भी क्या करे, उसने भी अपने खाने के लिए ही वो फसल उगाई है। अगर इंसान सोचे कि भाई ठीक है, चलो जानवर खा रहा है, तो या तो सरकार उसको पैसा दे। अगर उसकी पूरी फसल जो उसने मेहनत से उगाई है हाथी खा जाएगा,
तो फिर वो क्या खाएगा? जी। सरकार देती है मुआवजा फसल चौपट होने पर? हाँ, हमारे यहाँ पे है ये प्रावधान है, सरकार ने प्रति एकड़ मुआवजा रखा हुआ है फसल के कितना बर्बादी है? पे। ये तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर नेचुरली थोड़ा कम ही है, बट है। मतलब वो मुआवजा इतना है कि उस फसल को बेचने से जो पैसा मिलता है मिल जाता है? नहीं। दूसरी बात, वो क्या मुआवजा उसी साल मिल जाता है कि 3 साल बाद मिलता है? मिल जाता है। तो ये तो ठीक बात है, लेकिन अब जब अपनी फसल को रोकने के लिए आदमी रोकथाम करता है तो वो क्या करता है? जी देखिए, एक बहुत जब से बिजली आई है एक यही पैटर्न चला आ रहा है हर तरफ के लोग हाई टेंशन या लो टेंशन की तार से एक कांटा या कुछ भी लगा के बाउंड्री बना लेते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फेंसिंग की। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी है, तो 132 220 की हाई टेंशन लाइन हर तरफ से है, तो लोगों ने उससे कांटा मारा हुआ है, तो वो हाथी को शॉक नहीं देता, वो सीधा जान ले लेता है हाथी की। और वैसे ये आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट लगाना टोटली इलीगल है। अगर हाथी मर गया या बिना उसके भी अगर कभी फॉरेस्ट वाले आ गए देखा तो वो बंदा अरेस्ट हो जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस है। और केवल एक ही तरह का करंट लगा सकते हैं आप, वो है सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग, वो भी विद परमिशन। अगर आप जैसे अपने खेत में लगा रहे हैं ना, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो जो करते हैं गलत है, लेकिन उससे मरते भी होंगे हाथी। बिल्कुल, हाथी मरते हैं। और इन सब चक्कर में एक कहते हैं हाथी की मेमोरी, एक कहावत दिखाई जाती है कि भाई आदमी की बहुत ज्यादा बुद्धिमान को कि तेरी बुद्धि हाथी की है। हाँ। हाथी की एक मेमोरी में चला जाता है कि इंसान मेरा दुश्मन है। अभी मैंने आपको कुछ एक वीडियोस दिखाए हैं कि कैसे हाथी को हमने चार्ज किया, पब्लिक ने। वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। पब्लिक ने चार्ज किया और जब फिर पलट के हाथी ने चार्ज किया, तो जब हाथी के खेल में ही 2 आदमी लपेटे में आ गए, तो उस पे हमको एक तरफा दोष ये दे देना कि हाथी खूनी है या एक हमारे यहाँ गणेश हाथी बड़ा बहुत फेमस हो गया बेरी बेल्ट पे, गणेश हाथी, वो टस्कर है। उसके लिए सारी टीम्स लगी और सारी टीम फेल हो गई। असम की भी, असम से एक्सपर्ट्स आए, कर्नाटक से एक्सपर्ट्स आए, और वो हाथी आज तक सिरदर्द बना हुआ है। क्या करता है वो? बस वो आदमी से इतना इरिटेट हो गया है कि अगर वो उसको आदमी 1 किलोमीटर दूर दिख जाएगा, वो अपना काम छोड़ के सिर्फ आदमी को मारने के लिए जाएगा। अच्छा, तो बहुत सारे लोग मार दिए होंगे? बहुत मारे। वो मतलब टेरर का दूसरा नाम हो गया। मतलब अंदाजे से कितने मारे होंगे? सैकड़ों? हाँ, 100 तो मारे ही होंगे। अच्छा। हाँ, तो भैया बहुत सारी चीजें आती हैं खबरों में, बहुत सारी नहीं आती। नहीं, तो जैसे अब ये वाला जो हो गया ना कि देखिए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना कि इंसान क्या प्रोटेक्शन कर रहा है, तो ये वाला प्रोटेक्शन तो गलत हो गया। करंट लगाना टोटली इलीगल है, और क्या पता वीडियो देख के फॉरेस्ट वाले एक्शन में आए, चेक करें तो कुछ करंट हटाएं, ठीक है ना। लेकिन और किसी तरह की कोई बाढ़ लगाना तो कोई कामयाब है नहीं। बाढ़ लगाना कामयाब नहीं। आग वाग जलाते हैं? आग नहीं, हमारे यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च का जला के गांव के बॉर्डर पे धुआं किया जाता है। विवेक भैया, यहाँ पे मैं एक बात अपने ऑडियंस को, हमारे जंगली परिवार को क्लियर करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक लेवल पे, हमारे मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे उसने पॉलिसीज अच्छी लाई हैं, पर इम्प्लीमेंट करना तो लोगों के ऊपर है। हाँ, अवेयरनेस तो आदमी में होनी चाहिए। जी, अवेयरनेस आ भी रही है, बट ये जो रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ तो बढ़ रही है, जंगल की जमीन कम हो रही है। आपके उत्तराखंड में जंगल ही जंगल है, हमारे यहाँ जंगल कम है, हमारे यहाँ खेत ज्यादा है। हाथियों से जुड़ी एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने बहुत पहले कहानी सुनी थी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास सिरपुर, बहुत पौराणिक महत्व का शहर है। वहाँ हम लोग वो शिलालेख वगैरह में सुनते थे, पढ़ते थे कि वो हाथी कभी आया करते थे। अब 200 से 250 साल, 150 साल के बाद में वापिस वहां पे हाथियों की मूवमेंट चालू हो गई। हाँ। और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गांव वाले कहानी सुनाते थे कि ऐसे ऐसे कभी आया करते थे। वो तो उनके माइंड मैप में होता है ना, वो जो पुराना रास्ता होता है उनको पता होता है। तो वो टेलीपैथी है कि क्या है कि, क्योंकि जब आप 150 साल बाद बता रहे हो तो इसका मतलब कोई भी ऐसा हाथी पुराना जिंदा नहीं है जो कि उनको गाइड करके लाया हो। ऑब्वियसली जेनेटिक मेमोरी। उसके बावजूद या तो उनको कुछ सूंघ के मालूम चलता है पुराने जी, तो या उनके कुछ निशान बन जाते हैं दांतों के या कुछ ऐसे, जिसको कि वो पहचानते हैं कि ये हमारा रूट है। जी। तो जो जैसे आपने बताया कि उन जगह में आ गए, ये बात तो खैर हर जगह हो रही है। जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पहले हाथी नहीं थे जब मैं रहता था वहाँ पे जी, अब हाथी हैं। और वो हाथी ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कि छत्तीसगढ़ से आते थे जी, लेकिन जब आए उन्होंने देखा है कि ये जंगल हमारे मतलब का है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना बहुत है, तो अब उन्होंने माइग्रेशन बंद कर दिया है। जी, मतलब लौट के नहीं जाते। जैसे हाथी जहाँ हम बैठे हैं, तराई इलाका यहीं पे है पास में, और यहाँ से हाथी जब माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो वो जाते हैं नेपाल तक। और हाथी जब नेपाल से चलते हैं तो यहाँ पे इनके पास खबर आ जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कि वहाँ से चले। रास्ते के सबको, पीलीभीत, दुधवा, कॉर्बेट, सबको मालूम होता है कि 25 हाथियों का हट चला है, 45 का हट चला है, इनकी मूवमेंट।
तो मेरा अगला सवाल इसी बात से है कि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें टाइगर ने वारदात करी, जंगल में भाग गया। अब उसको सर्च किया जाएगा, ड्रोन से तो सर्च कर नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन घने जंगल में नहीं कर सकते, खेतों के इलाके में कर सकते हैं। लेपर्ड ने भी ऐसे किया, वारदात की, भाग गया, फिर ढूंढना पड़ता है, फिर उसके लिए पिंजरा लगाते हैं, बकरी लगाते हैं, फिर वो पकड़ में आता है। हाथी जब वारदात करता है तो अगर फॉरेस्ट की टीम जाएगी, ड्रोन उड़ाएगी तो उन्हें मालूम चल जाएगा, क्योंकि वो एक नहीं होता ना, हर्ड होते हैं जी। या अगर सोलो टस्कर है तो मालूम चल जाता है उसकी मूवमेंट से कहाँ है। तो जब हाथी के झुंड आते हैं तो उनके रोकथाम के लिए फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं? देखिए, आजकल ये ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर साबित हुई है। हमारे यहाँ भी हर एरिया पे एक सर्वे होता ही रहता है, और ये चीज़ अच्छी हुई है कि अब हमको 24 घंटे पहले, 40 घंटे पहले ये खबर रहती है कि हाथियों का हर्ड जो है वो अभी यहाँ से इस 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर उस जंगल में है, अभी आराम कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि हम कर क्या सकते हैं, इसकी जैसे मुनादी होती है कि भाई अब जैसे नवंबर दिसंबर हमारे यहाँ धान कटाई का मौसम गया, तो सबको खेत पे आना ही पड़ेगा काटने। तो वो उस हिसाब से प्लानिंग करें कि भाई अगर हाथी आज अगर उस 10 किलोमीटर दूर के जंगल में है तो हाँ, इस तरफ के खेत वाले आज मिलके काट लें, दूसरों के भी काट लें। सेम हम कल आपकी मदद करने चले जाए जब हाथी हमारे जंगल में आ जाए, तो मेरे आदमी भी बच जाएंगे, आपके गांव के आदमी भी बचेंगे। एक ये होता है। और अभी जैसे धान मंडी पे आ रहा है तो टनों टन धान जो है वो गाँव की मंडियों में पड़ा रहता है, तो वो पहले से अलर्ट रहे कि हाथियों का दल, क्योंकि धान हाथी को बहुत प्यारा है, वो आएगा ही आएगा महक से। तो उसकी उसका जो बोला जाए कि प्रोटेक्शन बोल रहे हैं या प्रिकॉशन, वो पहले से लिया जा सकता है। अगर 24 घंटे पहले इस चीज की मुनादी हो, या अब एक के पास खबर चली जाती है तो वन रक्षक मित्र होते हैं या हाथी रक्षक होते हैं, तो ये उनका काम हो गया कि वो जाके संबंधित मंडी को जाके या उस गांव की पंचायत पे या उस सरपंच को जाके तुरंत नोटिस दे कि भैया आपके यहाँ अभी हाथी की मूवमेंट नहीं, आप खुल के अपना काम शाम तक कर लीजिए। ये अगर अवेयरनेस आ जाए तो काफी हद तक इस चीज को टाला जा सकता है, क्योंकि जो समझना है, समझाना है, हम दो पैर वाले जानवरों को ही करना पड़ेगा, हाथी को तो कुछ समझाया नहीं जा सकता। जो धान की मंडी में आता है तो उन्होंने क्या सोलर फेंसिंग करी हुई है? सोलर फेंसिंग है कई जगह पे मंडी के आने जाने का रास्ता छोड़ के चारों तरफ अच्छे गहरे गड्ढे करवाए हुए हैं चौड़े से। जो बड़ी प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, उधर जंगल में भी लोगों के खेत है, बड़ी प्रॉपर्टीज है, उन्होंने भी अपने खेत की चारों तरफ ऐसे करवा के रखे हुए हैं, गड्ढा करवा दिए हैं। पर सर हाथी तो कहीं ना कहीं से रास्ता खोल ही लेता है। दूसरा, जब ये हाथी का हर्ड आ रहा है, और जैसे आपने बताया धान उसको बहुत पसंद है, अब जैसे आपने बोला कि हाथी उस तरफ है तो हम लोग यहाँ के खेत काट लें, लेकिन उधर के खेत तो खा रहा है ना वो। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है मुनादी या ढोल नगाड़े से भगाते हो, या वो गांव वाले अपने लेवल पे करते हैं। अच्छा, गांव वाले अपने लेवल पे करते हैं। और कुछ एक सरकारी भी संस्थाएं होती हैं, लेकिन हर जगह पे तो सरकारी संस्थाएं हो नहीं सकती, पर ये गांव के स्तर पे किया जाता है, तो लेकिन वो अपनी समझ से करते हैं। तो फायदा होता है? कुछ फायदा होता है, कुछ गंभीर नुकसान भी होते हैं। अच्छा, जैसे गंभीर नुकसान? जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो गंभीर नुकसान में से एक था। मैं अभी साइड में आपको दिखाऊंगा वीडियो कि तो चार्ज कर दिया उसने। हाँ, हर आदमी की तो ये समझ में नहीं आता कि ये टस्कर है, ये अभी मस्त पीरियड में है, या जिसमें अभी ना जाओ, तो वो पलट के चार्ज करता ही है सर। हाथी की आदत है, वो भीड़ पे भी चार्ज करता है। मैंने देखा, देखिए लोग बोलते हैं कि आग से हाथी डरता है, ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं कि मशाल लेके जा रहे हैं, श्रीलंका का वीडियो है, मशाल लेके जा रहे हैं और मशाल लिए हुए आदमी पे हाथी चार्ज कर रहा है, वो मशाल छोड़ के भाग रहा है। इसमें दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि वीडियो बहुत सारी जगह लोग देखेंगे जहाँ पे हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है, बाघ भी, तेंदुआ भी, कि होता क्या, जब भीड़, एक बोलते हैं भीड़ तंत्र, कि भीड़ के पास कोई दिमाग नहीं होता और भीड़ में चलने वाला हर आदमी अपने आप को गामा पहलवान समझता है, क्योंकि उसको लगता है इतने सारे लोग हमारे साथ हैं। उसको ये नहीं पता होता, सारे जा रहे होते हैं हो करते हुए, उन्हें लगता है इतने सारे लोग हैं और आगे आगे जा रहे होते हैं। जब वो हाथी पलट के चार्ज करेगा, या कभी इसी तरीके से टाइगर भी हुआ, टाइगर में भी आप कई बार देखोगे भीड़ ने घेर लिया, ऐसे वीडियो हैं। लेपर्ड के तो बहुत सारे वीडियो है कि घेर लिया, फिर लेपर्ड जब चार्ज करता है तो एक एक को पकड़ता है, एक को पकड़ेगा, काटेगा, दूसरे को पकड़ेगा, 5-7 आदमी को घायल करने के बाद ही जाएगा। हाथी तो घायल करेगा ही नहीं ना, वो तो मारेगा। तो आप कभी भी भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बने, मेरी ये सलाह है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप भी जंगल के पास रहते हैं, 20 आदमी की भीड़ जा रही है, हाथी के पास जा रहे हो, हाथी ने पलट के चार्ज किया, पहली बात तो भीड़ की वजह से ही गिर के 3-4 लोग जमीन पे गिर जाएंगे। आप सुरक्षित थे, लेकिन वो जो आपको नहीं पता था ना ये लोग लौटने वाले हैं, आप भगदड़ मचने पे गिरने वाले लोग सुने हैं,
फिर आप दौड़ने के लायक नहीं रह जाएंगे और आप हाथी के चपेट में आ जाएंगे। एक जोक भी है इसके बारे में कि एक जंगल में लोग जा रहे थे, बाद में वो जोक धमाल या किसी मूवी में ले लिया था कि उन्होंने कहा कि भाई वो आदमी अपने जूते बांधने लगा, तो बोला जूते क्यों बांध रहा है, सामने से टाइगर के आने का खतरा था। तो बोला भाई तू जूते क्यों बांध रहा है, तू टाइगर से तेज थोड़ी ना दौड़ लेगा। बोला भाई मुझे तुझसे तेज दौड़ना है बस, क्योंकि तो बस भीड़ तंत्र में ये होता है कि जो पहले भाग लिया वो बच गया, जो लास्ट में रह गया उसको हाथी पकड़ लेगा या टाइगर या लेपर्ड। तो कभी भी इस तरह से जानवर आए तो शोर शराबा करते हुए उसके तरफ ना जाए, क्योंकि भीड़ आर्मी होती है, उसका एक कमांड ऑफिसर होता है, उसकी कमांड पे पूरी आर्मी चल रही होती है, वो जैसी कमांड देगा सारे लौट जाएंगे। भीड़ का कोई कमांडर नहीं होता, भीड़ अपने हिसाब से चलती है और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भीड़ में होते हैं। और ज़्यादातर लोग मजे लेने के लिए जा रहे होते हैं, उन्हें एक एडवेंचर, उनको एक ये आता भाई एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। और जो इन्होंने बताया कि इनके यहाँ साल में 50 आदमी तो हाथी मार देता है, वो इसी तरीके से मारता है कि जब वो हाथी के पीछे जा रहे हैं, हाथी पलटा, 2-4 उसके लपेटे में आ गए, ऐसे किस्से होते रहते हैं। तो जैसे फसल के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा इसमें, जो मुझे दिमाग में आया अभी, कि वीडियो तो सर्कुलेट हो ही रहा है, एक बहुत अच्छा उपाय है हाथी से बचने का। आजकल टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी आ गई हैं, लेकिन वो सारी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना सबके बस की बात नहीं है। आजकल तो ऐसे सेंसर्स आ गए हैं कि जो ज़मीन में लग जाते हैं, जब वो हाथी उस पर पैर रख के चलता है, जैसा कि आपने बताया कि हाथी उसी कॉरिडोर को इस्तेमाल कर रहा है जो 150 साल पहले इन्होंने बचपन में कहानियां सुनी थी कि हाथी यहाँ से आते थे, अब हाथी वहाँ से आ रहे हैं। तो वो कॉरिडोर सबको पता होते हैं, निशान भी बने होते हैं, और वो मैंने तो पहाड़ में ऐसे रास्ते देखे हैं जहाँ से हाथी चलते हैं, बिल्कुल गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, एक गैलरी बन जाती है, उनमें वो सेंसर ज़मीन में लगा दिए जाते हैं कि जैसे ही हाथी उस पर पैर रखता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास खबर आ जाती है कि हाथी इस तरह आ गया। लेकिन वो टेक्नोलॉजी हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, सबके बस की बात नहीं है। एक बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं वीडियो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके इलाके का है और आप भी अपने इलाके में सर्कुलेट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से और जैसे भी, मधुमक्खी पालन करवाइए जहाँ जहाँ जैसे आपके खेत है जी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कोई भी तार लोहे का बांध दें, और फेंस तो बना ही दें, खेत में तो बनानी पड़ेगी। और बीच बीच में जो मधुमक्खी पालन से आपका डबल, एक तो आपकी खेती भी हो रही है और मधुमक्खी का भी आपका शहद पालन से भी आपकी एक दूसरी इनकम होने लगी, और वो शहद आपकी धान की रक्षा कर रहा है। तो एक पन दो काज हो रहा है। मधुमक्खी के जो बक्से आते हैं वो पिलर खड़े करके, और वो पिलर आपस में तार के थ्रू कनेक्टेड हो, भले ही उनमें करंट ना चल रहा हो। हालांकि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके झटका मशीन लगा सकते हैं, 8,000 रुपये की आती है। उन तारों में अगर आप इंसुलेटर लगा के करंट छोड़ देंगे सोलर वाला, तो वो डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। हाथी मधुमक्खी से बहुत ज़्यादा डरता है। मैंने अपने एक वीडियो में ढिकाला का एक्सपीरियंस बताया भी था कि मेरे बगल वाले हाथी पे मधुमक्खी ने चार्ज कर दिया था, वो बेतहाशा भाग रहा था। हमें लगता है कि हाथी की स्किन बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और उसको मच्छर भी काट सकता है, उसको मक्खी भी काट सकती है, मधुमक्खी तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही वो उस बाड़ में टच करेगा, मधुमक्खी उड़ेगी, उस पर अटैक करेगी। और आपने बोला ना हाथी एक्सपीरियंस है और मेमोरी पे चलता है, तो जैसे ही उसको उस जगह मधुमक्खी काटेगी ना, फिर वो उस जगह आना ही बंद कर देगा। तो आपकी फसलों की भी प्रोटेक्शन हो गई, हाथी की भी प्रोटेक्शन हो गई, क्योंकि उस जगह वो जो करंट लगा रहे हैं उससे तो हाथी की जान जा रही है जी। तो मधुमक्खी से उसको मधुमक्खी काट रही है, उसकी जान को खतरा नहीं हो रहा, भाग रहा है, आपकी डबल इनकम होगी। आपने धान उगाई, मधुमक्खी भी बेची, शहद भी बेची है, धान भी बेची है। तो इस बात को आप जितना ज्यादा सर्कुलेट कर पाए ना अपने इलाके में, ये करने में कोई दिक्कत नहीं। आप मार्केट में मधुमक्खी पालन के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब्सिडी की भी जरूरत नहीं है, आप अपने खर्चे पे कर लो जी। एक क्वीन लानी पड़ती है और जो जो उनका सिस्टम होता है, यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे मधुमक्खी पालन के। तो उन इलाकों में अगर आप अवेयर कर देंगे ना, तो ऐसे खंबे लगा के, तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे, और बीच में कनेक्शन होकर, वरना तो बीच से निकल आएगा हाथी। बस वो बाढ़ को हिलाए और ये खंबे हिलने चाहिए, मधुमक्खियां डिस्टर्ब होंगी तो वो सारा काम कर देंगे आपका। तो जैसे ये हो गया, तो अब आप ये बताइए, जैसे इन्होंने आपकी फसल काट ली लोगों ने, तो कहाँ रखते उसको? धान की मंडी होती है सर हमारे यहाँ, सरकारी। घर पे नहीं रखते ना, शुरू कुछ तो रखते हैं। तो उसको खाने हाथी आता है? बिल्कुल आता है, गांव पे आता है, बिल्कुल आता है। लोगों की मिट्टी के घर होते हैं, दीवार तोड़ के घुस जाता है। तो फिर लोगों को मालूम है हाथी है, तो क्यों रखते करते? मजबूरी होती है सर कुछ लोगों की, और कुछ तो अवेयरनेस का अभाव भी होता है। सबसे बड़ी बात कि एक वो होता है ना, आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके चलता है कि
हमारे साथ थोड़ी ना। नहीं आएगा। हाँ, वो हाँ। तो दूसरे गांव में होता है, हमारे यहाँ नहीं आएगा। हाँ, हाँ। लेकिन आ जाता है। जब आएगा तो पूरी फसल खा जाएगा। बिल्कुल फसल खा जाएगा। फसल को बचाने के चक्कर में किसी बेचारे किसान की तो पूरे साल की मेहनत है, बचाने दौड़ेगा। अभी कैमरे में दिख नहीं रहा है ये दोस्तों, आप जो पीली पीली सरसों देख पा रहे हैं, ये हाथी अब तो नहीं आता क्योंकि यहाँ पे अब ये इस खेत में सरसों उगाई जाने लगी। पहले यहाँ पे गेहूं उगाया जाता था। तो जैसे हाथी को धान पसंद है वैसे ही हाथी को गेहूं भी पसंद है। तो वो मार्च के महीने में आता था। तो इसी खेत की बात है, जो मैं घटना बता रहा हूँ सच्ची घटना है और इसी खेत की है। तो ये जोशी जी का घर है, उनकी वाइफ खेत में रखवाली करने के लिए, ये जो आपको सरसों पीली पीली दिख रही है, वहीं गाय बंधी दिख रही है, वहीं पर चारपाई डाल के सो रही थी कि हाथी आएगा तो वो कनस्तर वगैरह रख के कि सबको जगा देंगे, लोग हो हल्ला करेंगे, भाग जाएगा हाथी। अच्छा, यहाँ पे एक ही हाथी आता था, एक टस्कर, उसको ये रूट पता था। वो दबे पांव आया और एक ही रात में, यह कोई खेत बहुत बड़ा नहीं है, पूरा खेत खा गया। केवल चारपाई के नीचे की खेत छोड़ दिया उसने फसल, और इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और उनको मालूम भी नहीं चला। जब हाथी सुबह चला गया और उनकी नींद खुली, देखा कि पूरी फसल सफाचट है और पूरे में हाथी के पैरों के निशान है, तब सबको मालूम चला कि हाथी है। और जब चारपाई उठाई तो देखा चारपाई के नीचे पूरा खेत है। अब क्या है, जैसे इन्होंने गेहूं की जगह सरसों लगानी शुरू कर दी, तो वो एक ही हाथी आता था। वो आके पहले सूंघ के जायजा लेता है कि भाई फसल पकी कि नहीं पकी। पहले एक राउंड लगा के जाता था, तब कुछ नहीं करता था कि हाँ भाई फसल कितनी कच्ची है कितनी पकी है। उसने राउंड लगा के जायजा लिया कि यहाँ तो सरसों की स्मेल आ रही है। अब वो 5-6 साल से आया ही नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने इस तरह से फर्क कर दिया कि सरसों लगानी शुरू कर दी। इसी में मेरा आपसे पूछना है कि धान के सब्स्टिट्यूट कोई ऐसी फसल नहीं है जो कि हाथी ना खाता हो? नहीं सर, हमारे यहाँ तो डोमिनेटिंग फसल ही धान है। हाँ, छत्तीसगढ़ तो आप सब पढ़ धान का सब पढ़ कटोरा, रहे हैं। हाँ। धान का कटोरा, धान ही मेन फसल है। और जो मोटा अनाज होता है जिस बेल्ट में होता है उधर हाथी नहीं है सर। अच्छा, उधर हाथी नहीं है। उधर हाथी नहीं है। हमारे तरफ एक लाइटर नोट पे हमारे ऑडियंस को जरूर बताऊंगा, हाथी महुए का भी बहुत बड़ा शौकीन होता है। और हमारे आदिवासी समाज में प्रथा के तौर पे भी और शौक के तौर पे भी महुआ काफी बनाया और पिया जाता है। महुआ की शराब जी। तो वो घर घर में तो नहीं, लेकिन काफी जगह पे पड़ी रहती है, लीटर सैकड़ों लीटर। हाँ। हाथी उसके लालच में भी आ जाता है कि ये भी यही है, खेत का चखना भी बगल में ही है, बार बना लिए। तो वो पी के फिर क्या झूमता है? बिल्कुल झूमता है सर। कुछ ऐसे किसी ने देखा है? वो पूरी महुआ की ड्रम पी जाता था। नहीं, तो उसके बाद चाल में फर्क आ जाता ना सर, उसके बाद फिर तो मतलब कोई देखने के लिए रहता है। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। ये तो महुए की शराब की बात इन्होंने बताई। जंगल में महुआ खा के बंदरों को नशा आ जाता है, फिर वो डगमाने लगते हैं। इसके वीडियो है, नेट पे मिल जाएंगे आपको। तो महुआ बहुत ज़्यादा खा के भी वो एक तरह से शराब का ही काम करता है। और कुछ फ्रूट्स और भी होते हैं, उसका वीडियो ऑथेंटिक था कि नहीं, एक वीडियो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता था कि वो जो भी जानवर खा रहा है वो झूम रहा है। हाथी भी झूम रहा है, उसमें हिरण भी यहाँ से वहाँ गिर रहे हैं, सारे गिर रहे हैं। वो ऑथेंटिक था कि नहीं, एक अजीब सा फल था वो, लाल लाल रंग का। लेकिन महुए का है, बंदर पेड़ पे भी डगमगाते हैं, ऐसे वीडियो भी है। अच्छा, एक आप जो भालू का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भालू को जामवंत बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान जामवंत रामचंद्र जी की सेना में थे ना जामवंत जी, उनसे ही रिलेटेड रीछ है पठारी भालू। हाँ, पठारी भालू। यहाँ भी जो है वो रीछ है, ऊपर जो है वो रीछ ही है। तो कॉमन बोलचाल में भालू बोल देते हैं, वैसे स्लॉथ बेयर है वो। स्लॉथ बेयर। और ये भालू दोस्तों वो भालू हैं जो हाइबरनेशन पे नहीं जाते। हिमालयन भालू भी जाते हैं, पोलर बेयर भी जाता है, आपका ग्रिजली बेयर भी जाता है, लेकिन स्लॉथ बेयर जो है, रीछ, ये पूरे साल एक्टिव रहता है। तो उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है आपके यहाँ। जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम है वो काफ़ी है इम्प्लीमेंट, अगर वो पेपर पे हो जाती है, ग्राउंड पे हो जाती हैं। तो जैसे जो प्रोजेक्ट जामवंत हमारे यहाँ चला जा रहा है सर, हमारे यहाँ पहाड़ पे रीछ अच्छे खासे हैं। खेल खेल में तो हम लोग मेरा जो प्लांट था, हम बैठ के गिना करते थे कि 4 रीछ वो उस पहाड़ से है, 2 दिख रहे होते थे। हाँ, बहुत प्यार से। जो रीछ मतलब हमारे लिए, जो गांव होते हैं आसपास, बच्चे दौड़ाते थे रीछों को। अच्छा। गर्मी के दिन में। अच्छा। बच्चों के हल्ले से समझ में आ जाता था कि उस गांव में भालू आ गया। भागता था भालू। हम लोग भी उस समय थोड़ा यंग एज में आ रहे थे, तो तंग करना कि जबरदस्ती भालू के पास जा गाड़ी, हमारे लिए खेल का सामान होता था भालू। तो भालू इतना कॉमन था। और अभी क्या है, जैसे वो रेल कॉरिडोर वगैरह हो गया हमारा, कोरबा टू भूपदेवपुर। एक इंटरेस्टिंग बात याद आई सर, मैं पहले नहीं मानता था इन चीजों को। एक मैन ईटर हो गया था भालू। हाँ, होते हैं। सिंधी तराई हमारी तरफ का गांव है। मेरे जो दोस्त हैं, जो सर के चैनल के सब्सक्राइबर, वो समझ रहे हैं अच्छे से। चपले नंदेली रोड के पास बसना झर सिंधी तराई गांव है, वो भालुओं का अच्छा खासा बेल्ट है सर। वहां पे एक भालू इंटेंशनली आदमियों को मारना चालू कर रहा था।
तो पहले तो अपनी बुद्धि में जितनी बात आती थी कि नहीं भालू मैन ईटर नहीं होता, पर सर मैंने देखा उस चीज को कि हाँ वो पूरा छत भी छत करके जैसे आदमी की परछाई से भी उसको चिढ़ थी। नहीं, एक बहुत फेमस मैंने भी स्टोरी करी है, आप सर्च करना या मेरे चैनल पे देख लेना यूट्यूब में, स्लॉथ बेयर ऑफ मैसूर। वो मैन ईटर था, वो तो जैसा आप बता रहे हो ऐसे ही, वो एंडरसन के टाइम की बात है, तो उसको मारा था उन्होंने। तो भालू वो जैसे टाइगर नहीं है मैन ईटर बन जाता है तो फिर आदमी को मारने जाता है, ऐसे वो भालू कई मैन ईटर हुए हैं, स्लॉथ बेयर बहुत हुए मैन ईटर। और भालू ओमनीवोरस होता है, अगर वो जा रहा है, और आपको कॉर्बेट की स्टोरी में भी, अब मैं इतनी स्टोरी करता हूँ ना, मेरे दिमाग में इतनी मिक्स हो जाती है कि मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाता कि वो कौन से स्टोरी की बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है चुका या ठाक की बात है कि वो गए थे आइबर्टसन के साथ में, तो मचान बना के बैठे थे, आइबर्टसन नीचे चले गए थे, और उसके बाद में रात को वो जो टाइगर के इंतजार में बैठे, टाइग्रेस के इंतजार में, टाइग्रेस ने किल किया था, एक आदमी पड़ा था, भालू आ गया आवाज करता हुआ, तो मांस के पास गया, तो पहले तो हटा क्योंकि उसको लगा ये तो इंसान की गंध आ रही है, फिर उसको वहां टाइगर की भी गंध आई क्योंकि टाइगर ने मारा हुआ था, फिर वो थोड़ा खाने लगा, तो कॉर्बेट को लगा कि ये भालू भी मैन ईटर बन जाएगा क्योंकि खा लेगा फिर आगे कहीं जाएगा। इसी तरह अभी आपने बात बोली, मैं बीच में टोक के क्लियर कर दूं कि भूल जाऊंगा बाद में, कि जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ खेल था कि गाड़ी से भालू के पास जाना, वो जो भी लोग देख रहे हैं उस बात को कभी ना करें, गाड़ी में आप सेफ हो, भालू आप पे हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो इरिटेट हो जाएगा ना, आपकी गाड़ी जब निकल जाएगी, पीछे कोई साइकिल वाला आ रहा होगा, कोई बाइक वाला आ रहा होगा या कोई पैदल आ रहा होगा, वो ऑलरेडी इरिटेटेड है, उसको किसी ने चिढ़ाया है और उसके हाथ से निकल के चला गया है, वो अपना बदला किसी और से निकालेगा। तो इसलिए कभी भी आप भले ही सेफ हो, जानवर आपको पता है आपको कुछ नहीं कर पाएगा, फिर भी आप उसको इस लेवल पे इरिटेट ना करें कि आपके जाने के बाद पीछे वाला खतरे में आ जाए। तो भालू के लिए क्या चल रहा है फिर? भालू के लिए सरकार कुछ कर रही है जी। जामवंत प्रोजेक्ट एक हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चालू किया हुआ है, तो जो हमारे जिस बेल्ट में बहुतायत में भालू हैं, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, धर्मजयगढ़, रायगढ़, ये सारे बेल्ट कुछ एक पट्टी के जैसे आपस में जुड़ते हैं, तो उसमें एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वो किस लिए कि भालू यहाँ से क्रॉसिंग करे? भालू कंजर्वेशन समझ लीजिए आप एक तरीके से, प्रोटेक्टेड एरिया बना। जी जी जी, क्योंकि वो पूरी तरीके से पठार है, कुछ कुछ झाड़ है उसमें, जो जिसको हमारी छत्तीसगढ़ी बोली चले में झाड़ कहा जाता है, कुछ एक झाड़ों का जंगल है, भालू उतर के, मतलब भालू सर कॉमन है सर उधर। तो अपनी भालू से भी तो इंसान को नुकसान हो रहा होगा, कुछ खाने आते हैं? नहीं, भालू से नुकसान हाथी के कंपैरेटिवली कम है सर, पर क्योंकि हम लोग भालू से इतने घुले मिले हैं, तो वो हमारे लिए अब उतनी नुकसान का सबब नहीं है। हाँ, कैजुअलिटी हर साल होती है, पर वो भालू मारता नहीं है। भालू अपने बचाव में, हम जैसे मैं आपको कहानी बताया कि गर्मी के दिनों में तो बेचारा पहाड़ से उतर रहा है, प्यासा है, कमजोर है, वो भाग जाता था। बारिश के समय में वही भालू आपके पीछे आ जाएगा। अगर आपने उस 10-5 मीटर के उसके डिस्टेंस में आके आपने उसको इरिटेट किया, या वो अपने बच्चों के साथ है, तो वो बेचारा, वो तब भी आपकी जान नहीं लेना चाह रहा है, वो अपने तरीके से एक या दो झापड़ मार रहा है, और उतने में तो आदमी का खेल खत्म हो जाता है। सबसे पहले वो फेस पे अटैक करता है, थाई पे, हिप पे, ऐसी ऐसी जगह, जो अगर बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, वो जो बच जाता है उसकी जिंदगी बहुत गंदी। मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि सबसे आसान मौत टाइगर के हाथ से है, गर्दन दबाएगा, एक झटके में, मरने वाले को दर्द नहीं होगा। लेपर्ड से थोड़ा दर्द है क्योंकि गला चौक करेगा या सिर करेगा। भालू से सबसे दर्दनाक मौत, भगवान किसी की भी ना करे, वो मौत है भालू के हाथ से, और जो भालू के हाथ से बच गया उसका जीवन भी बहुत ज्यादा दर्द भरा है। एक छत्तीसगढ़ की बात आपने करी, भालू की बात करी, तो एक मंदिर है वहां पे जहाँ भालू आते हैं, पुजारी जी बिस्किट खिलाते हैं, महासमुंद में। जी जी जी। तो आपके यहाँ से कितना दूर है? मेरे यहाँ से करीब 250 किलोमीटर। कभी गए आप वहाँ? नहीं, उस मंदिर नहीं गया, पर हाँ उस सुना है। जी जी, जानता है। मैंने वीडियो देखे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, वो तो उसमें आते हैं, वो भालू को बोलते हैं हट जाओ तो हट जाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना पीना देते हैं, और लोग भीड़ वहां पे खड़ी होकर देख रही होती है। तो भालू वैसे बड़ा ही फ्रेंडली एनिमल है, लेकिन जब बिगड़ जाए तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है। जब वो जिद पे आता है तो टाइगर से भी पीछे नहीं हटता, मर जाता है या फिर टाइगर ही भागता है, क्योंकि टाइगर और भालू की लड़ाई में जीत तो टाइगर की होनी है, लेकिन उसके बाद टाइगर भी जिंदा रहने के, सर्वाइव करने की कंडीशन में नहीं रहता है, क्योंकि भालू के नाखून भी करीब करीब उतने ही बड़े होते हैं जितने टाइगर के। तो टाइगर को भी इतनी मेजर इंजरी आ जाती है कि फिर वो शिकार करने और उसको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए टाइगर को अगर भालू दिखता है तो वो अवॉइड ही करता है
कि यार इससे पंगा नहीं लेना, साइड से निकल लो। लेकिन ऐसे भी टाइगर के केसेस हुए हैं। मध्य प्रदेश का ही किस्सा है कि टाइगर इंतजार करता था भालू का और अपने एक पंजे के वार से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता था। जहां भालू पानी पीने आते थे वो छुप के बैठता था और भालू जब तक उस पर अटैक करे उसके पहले ही अपना जोरदार पंजा मारता था उसकी रीढ़ की हड्डी पे। भालू जिंदा रहता था, चलने फिरने से लाचार हो जाता था और फिर उसको भालू को टाइगर खाता था। टाइगर लेपर्ड आपके हैं? लेपर्ड तो सर है, हाँ, बिल्कुल है। टाइगर नहीं है? टाइगर सर अभी आ गया है। अच्छा, आपकी वीडियो से मेरे को जैसे समझ में आया, क्योंकि मैं भी वाइल्ड लाइफ लवर हूँ। करीब 7-8 हजार टाइगर हमारे यहाँ हैं जो कि काउंटिंग है। 7 लेपर्ड होंगे ना, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। 7 इंडिया में 4,000 अपन 6,000 मान के चले थे कि जो 1.5 साल के अंदर के जो कब होंगे वो मिला के 6-7 हजार होंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट का डेटा है वो 3682 है जी, लेकिन वो इतना मतलब वो कब बड़े हो गए होंगे तो 5,000 होने सकते हैं, 5 या 6 हजार। तो सर ये भी हमारे जो जियोग्राफी हमारी है जंगलों की, उस हिसाब से कम है, मतलब जंगल कम है हमारे पास। हाँ, मेरे शहर से 15 से 20 किलोमीटर दूर के एक गांव में लोगों ने शेर कहानी के अलावा कहीं नहीं सुना होगा। वहां बकायदा अभी पिछले 3-4 महीने से एक टाइग्रेस अपने 2 कप के साथ देखी जा रही है। तो वो कहाँ से आई? अचानक मार जाएगी? वो आई हुई है उड़ीसा के जंगल से। उड़ीसा में इसका? अच्छा, उड़ीसा में टाइगर सुंदरगढ़। अच्छा, सुंदरगढ़ के जंगल से। एक्चुअली हमारा जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट जो है मेन है, तो ईस्टर्न पार्ट हमारा जो है वो उड़ीसा से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, वो सुंदरबन के बेल्ट से जुड़ा हुआ है। तो अभी जैसे बातचीत चल रही है कि एनिमल शिफ्टिंग की, लेपर्ड शिफ्टिंग के लिए भी अभी सरकारी लेवल पे बातचीत शुरू हुई थी, न्यूज़पेपर में आया था। मतलब बातचीत नहीं शुरू हुई, अभी इस बात को तलाश रहे क्या ऐसा करना चाहिए। अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। अगर करते हैं तो आपकी बेल्ट में मतलब टाइगर कम है कि लेपर्ड कम है? टाइगर कम है, लेपर्ड है। लेपर्ड है। तो जैसे उड़ीसा के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने लिखा था कि यहाँ भेज देना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ लोग चाहते हैं कि वहाँ पे जानवर आए जी। अभी जैसे आपने बोला जंगल कम है, अभी जंगल कम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन गलत है जानवरों का। एक्चुअली एक जगह बहुत ज्यादा है, एक जगह नहीं है जी। और अगर उस जगह पे भी कार्निवोरस आ जाएंगे तो वो जंगल सुरक्षित हो जाएंगे। उन जंगल में फिर लकड़ी कटाई बंद हो जाती है। जो भी जैसे जंगल के अंदर जाके जो भी कोई लकड़ी काट रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो सब चीजें बंद हो जाती हैं टाइगर और लेपर्ड के आने से। भालू के आने से भी, भालू का भी डर अच्छा खासा होता है। हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है सर कि एक्चुअली पेपर में देखें तो 33% या मोर देन 33% ऑफ द लैंड इज फॉरेस्ट लैंड छत्तीसगढ़ में। फॉरेस्ट लैंड तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट माना जाएगा। अगर आपका 33% लैंड फॉरेस्ट का है तो आप अच्छा है आपका लैंड। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ इंडिया में 3rd या 4th रैंक। लेकिन मेरे ख्याल से उसमें ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। बस्तर साइड होंगे ना ज्यादा जंगल। जी, बस्तर तरफ तो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। और ये जो हमारा मैं आपको बेल्ट बता रहा था, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, ये पूरा जुड़ता है बांधवगढ़ और आपका कान्हा किसली। अच्छा, संजय गांधी नेशनल पार्क जो हमारे यहाँ संजय डुगरी जो अब हमारे यहाँ उसका जो पार्ट आया है वो हो गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अच्छा। एमपी वाला पार्ट जो है वो अभी संजय गांधी ही है। अच्छा, संजय डुगरी था पहले, अब पता नहीं नाम हो गया। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आ गया वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क आ गया। तो टाइगर की मूवमेंट वहाँ है, लेकिन जैसे आएगा अब जैसे एक 12वां पारा एक सेंचुरी होती है हमारे यहाँ। मेरे फादर की पहली पोस्टिंग वहाँ पे थी, फादर मेरे इरिगेशन में थे। उस जमाने में वहाँ टाइगर थे, अब नहीं है, या होते होंगे तो बहुत रेयरली, कोई पास ही कोई कॉरिडोर में दिख गया तो दिख गया, वहां पे लाया जा सकता है। अचानक में टाइगर रिजर्व में अभी कहीं से एक मैनीटर लाई गई, मेरे ख्याल से बांधवगढ़ की लाई गई जो तंग कर रही थी। तो मैनीटर क्यों लाई गई पता नहीं, शायद कहीं से, शायद लेकिन एक टाइग्रेस छोड़ी गई है। मैनीटर नहीं, अचानक मार में एक टाइग्रेस मैनीटर कहीं छोड़ते नहीं है मे बी, या वो सस्पेक्टेड हो कि गलती से किसी एक को मार दिया उसने, जो भी रहा हो, लेकिन एक को शिफ्ट किया गया है अचानक मार में। तो अचानक मार में भी, अचानक मार अमरकंटक अच्छा बेल्ट है। अचानक मार दोस्तों एक टाइगर रिजर्व का नाम है जी। अचानक मार टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे। अच्छा। एशिया का मेरे ख्याल से एक ही है बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा। अचानक मार में हमारे यहाँ 6 किलोमीटर का एक बेल्ट पड़ता है छोटा सा, वो बायोस्फीयर रिजर्व है। बहुत बड़ी चीज है वो अपने आप में, बहुत बड़ी बात है एक बायोस्फीयर रिजर्व एशिया का होना। तो ऐसे जंगल अगर कंजर्व होंगे तो ये आदमी के लिए भी कहीं ना कहीं घूम के अच्छा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्व होती है। नहीं, वाइल्ड लाइफ देखिए, आपको बताऊं, जो हमारी पृथ्वी का सारा पानी है, या जितने हम लोग जो पानी पी रहे हैं, ये जंगल से ही आ रहा है। अगर आप नदी से पानी पी रहे हो तो जंगल से ही निकल रही है। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो आपका पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा। आज मालदीव्स की इतनी बातें चल रही हैं, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ मालदीव्स, पीने का पानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, प्यासी धरती का देश। हाँ,
तो पानी होना बहुत कुछ नहीं, समुद्र का पानी खारा पानी है, ये जंगल है इसलिए हमको पीने का पानी मिल रहा है। और जंगल है तो टाइगर है, और टाइगर है तो जंगल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। टाइगर का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाथी का भी ज़रूरी है। हाथी का जैसा मैंने बताया इस वीडियो का कि जो लोग कर रहे हैं, देखिए करंट लगा रहे हैं, आप तो कर रहे हो प्रोटेक्शन अपने खेत का, लेकिन अगर एक हाथी मर गया उससे तो आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में कटने वाली है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सारे जानवर प्रोटेक्टेड हैं। आपको अगर प्रोटेक्शन करना है तो केवल सोलर फेंसिंग से करें, वो भी विद परमिशन। आप मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने तरीका बताया, आपकी कितने लोग हैं जो केवल मधुमक्खी पालन से ही अपनी आय चलाते हैं। आप खेती के साथ में मधुमक्खी पालन करें, आपकी फसल, आपका गांव अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। बीच बीच में मधुमक्खी आदमी को काटेगी, लेकिन ठीक है, वो हाथी जैसा नहीं है, थोड़ा सा करके ठीक हो जाएगा। आप अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए रहेंगे? हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मुझे मधुमक्खी ने काटा था, क्योंकि 100 मधुमक्खी एक साथ काट ले तो आदमी की जान को खतरा होता है, लेकिन अगर उसको ट्रीटमेंट टाइम पे मिल जाए तो बच जाता है, क्योंकि मधुमक्खी का जो जहर होता है वो क्योर हो जाता है। जब सांप का जहर क्योर हो जाता है तो मधुमक्खी का कैसे नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, इनको लेने के लिए गाड़ी आ चुकी है, क्योंकि हम लोग पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, नीचे हमें सब दिख रहा है यहाँ से। तो चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब्सक्राइबर को जानकारी दी। थैंक यू। और जरूर इससे सबको फायदा होगा। अच्छा, आपकी बेटी का नाम है आशी, कितने साल की है? 9 साल। और क्या बोलती है मुझे? कॉर्बेट अंकल। वो मुझे कॉर्बेट अंकल कह के बुलाती है। तो आशी कैसी हो? इस वीडियो को आशी भी देखेगी। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। बी जंगली।